खासकर बीजापुर जैसे आदिवासी जिलों में लगातार पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय एजेंसियां, केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियां आईबी के द्वारा हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने का, धमकाने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार फोन के माध्यम से हमारे ब्लॉक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के पास फोन आना और उन्हें ये कहना कि आप भाजपा के खिलाफ में जो लिख रहे हैं सोशल मीडिया में या बोल रहे हैं वो मत बोलिए, मत लिखिए। बस्तर में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा चुनाव को प्रभावित करने के प्रयास से इस तरीके से हथकंडे का अपनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में अकेला प्रदेश नहीं है जहां पर ईडी और आईटी का छापा पड़ा है। पहले भी यहां जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी तब भी आईटी का छापा पड़ता था। स्वतंत्र एजेंसी है, सूचना के आधार पर काम करती है। लेकिन दुख इस बात की है कि जहां आईटी का छापा पड़े, ईडी का छापा पड़े, वहां जो राशि निकल रही है और बताने के तैयार नहीं है कि राशि का हिसाब कहां से आए, कैसे आए। और इसलिए तुलनात्मक कि कहां भाजपा का है, कहां कांग्रेस की सरकार है, इससे मतलब नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ ही विचलित है। बाकी जगह भी कांग्रेस की सरकार है, वहां कोई विचलित नहीं है। मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा इसलिए ज्यादा चर्चा में है और गर्म में है क्योंकि आज राज्यपाल के अभिभाषण के चर्चा के दौरान कई ऐसे आरोप प्रत्यारोप के तीर चले जो कि आमतौर पर सदन में हमें सुनने देखने को नहीं मिलते। इस बार सदन में चर्चा जो जिस चीज की सबसे ज्यादा हुई है वो है केंद्रीय एजेंसियां किस ढंग से दबाव बना रही हैं या फिर वो अपना काम निष्पक्ष ढंग से कर रही हैं। इस बात को लेकर सदन में बहस हुई है और अभी राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री के जो तेवर हैं वो केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ तीखे दिखाई दे रहे हैं। इसी पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ राजनीतिक समीक्षक के रूप में जुड़ रहे हैं मनीष वोरा जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल टिकरिया जी और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रहेंगे शशि भगत जी। तो तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और ये एक ऐसा विषय है जो कि सदन के जो एक अब तक की मान्य मुद्दे थे उससे अलग हटकर हमें चर्चा में देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ने लगातार 2 ट्वीट भी किए हैं जिससे पता चलता है कि केंद्रीय एजेंसियां एक बड़ा मुद्दा बनकर इस बार छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं। इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा के अपने अपने मत है। सबसे पहले रुख करता हूं मैं शशि भगत जी की ओर और उन्हीं से जानता हूं क्योंकि बजट सत्र में अभिभाषण के दौरान विकास कार्यों पे चर्चा होती है, क्या क्या विकास हुए उस पर जोर होता है, लेकिन इस बार केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री हुई है और उस पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। भगत जी, क्या आप लोगों पर कोई दबाव बनाया जा रहा है? विक्रम मंडावी जो कि बीजापुर के विधायक हैं वो तो आरोप लगा रहे हैं कि पूरे बस्तर में केंद्रीय एजेंसियां दबाव की राजनीति पर काम कर रही है। कोई ऑडियो भी नहीं मिला, वीडियो प्रॉपर नहीं मिला भैया। भगत जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज मिल रही है, विजुअल ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा है। चलिए आप बोलिए, हम आपको देख पा रहे हैं। आप अपनी बात रखिए। कृपया सवाल करें। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि हम देखते हैं कि विकास कार्यों के मुद्दों पर हमेशा आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन सीएम साहब की ट्वीट आई है, उन्होंने बताया है कि बेरोजगारी दर को हमने घटाया है, तो यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियों का हस्तक्षेप बढ़ गया है। केंद्रीय एजेंसियां रेड की दर को बढ़ा दी है, यानी छापे ज्यादा डाल रही है, दबाव बना रही है, विकास को रोकने की कोशिश हो रही है। ये सीएम साहब जी ने बिल्कुल सही कहा है। पिछले 6,000 जो भी आंकड़े आए हैं उसमें लगभग 6,000 के करीब रेट था। तो मैं तो आपको एक बात बता दूं, उस पे आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ, कुछ एक को छोड़ के। तो ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी के 2 भाई सीबीआई और ईडी और सीबीआई, तो ये लोग केवल परेशान करने का काम करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है उनके यहाँ इतना करप्शन होता है। कर्नाटका में हुआ, अभी आपने देखा 6 करोड़ रुपया प्लस उसके घर पे कुछ रुपया रखा हुआ था, 2 करोड़ रुपया। तो ये सारी चीजों को नजरअंदाज करते हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी दूसरे विपक्ष के जितने सरकारें हैं उनको बदनाम करने की नीयत से इस तरह की काम करती है। रहा सवाल इसका बेरोजगारी दर का, तो बेरोजगारी दर निश्चित रूप से घटा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सबसे
पूरे देश के अंदर सबसे कम बेरोजगारी दर वाला प्रदेश अपना छत्तीसगढ़ है, ये गौरव की बात है। और उनको कई तरह के पुरस्कार भी मिले हैं और केंद्र सरकार ने ही दिया है पुरस्कार। एक तरफ तो कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हम पुरस्कृत कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बात आती है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये दोहरी जो चीजें हैं अपनी बात को खुद ही काटते हैं। अब अभी आप देखेंगे रिसेंटली कल परसों जो बजट आएगा वो भी निश्चित रूप से बहुत अच्छा बजट आएगा। और ये पहले का जो बजट हुआ, घोषणा पत्र हुआ, उसको फॉलो करने के लिए भी बहुत अच्छा काम श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता को राहत देने के लिए हुआ है। ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य और अच्छा है। अब ऐसा है कि विपक्ष का काम तो करना है बुराई करना, वो अपना काम कर रही है, इसमें उससे हमको कोई परवाह नहीं है। लेकिन उनकी अच्छी बातों का, सलाह का सुझाव हम जरूर लेंगे और उसका अमल भी जरूर हमारी पार्टी करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सम्मान के साथ ये बात कर रहा हूं। कुछ दबाव भी महसूस करते हैं क्या? कई अलग अलग एजेंसियों का दबाव है कांग्रेस के नेताओं पर, ये लगता है कि आपको, और इसकी वजह क्या मानते हैं आप? जी, आवाज आपकी थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही है। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लोग क्या दबाव महसूस करते हैं क्या? 4 साल हो गए हैं, चुनावी साल में आप जब जा रहे हैं तो कोई दबाव बन रहा है क्या बाहर से? क्या केंद्रीय एजेंसियों की ओर से सियासी नेताओं पर कोई दबाव बन रहा है क्या? देखिए, ऐसा है, अभी श्री मंडावी जी ने एक बात पत्र का बताया, दिखाया, उसने विधानसभा के अंदर भी उन्होंने एक बात कहा, श्री विक्रम मंडावी जी ने, कि सेंट्रल की कुछ एजेंसियां हैं, उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को, बैरमगढ़ के कार्यकर्ता को एक वार्निंग दिया गया था 1.5 महीने पहले। तो इस तरह की चीज करने से क्या फायदा? अब एक बात बताइए, एक तरफ तो वो लोग कहते हैं कि टारगेट किलिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये अपने ही शासकीय एजेंसी के मार्फत हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं कि भाई कांग्रेस का काम मत करो, हमारा काम करो। तो प्रजातंत्र की हत्या करने वाले तो यही लोग हैं। क्या आज की स्थिति में जो उन्होंने टारगेट किलिंग का आरोप लगाया, तो झीरम घाटी का जो मसला आया था उस समय क्या बीजेपी के लोगों ने टारगेट किलिंग किया था? क्योंकि सरकार उनकी थी, जेल ब्रेक भी हुआ था। क्या टारगेट किलिंग करने के लिए सारी स्थिति पैदा उन्होंने किया था? क्योंकि सरकारें दोनों टाइम पे उन्हीं की बनी थी। तो ये जो सारी चीजें हैं, उससे ये बात स्पष्ट है कि केवल चुनावी फायदे के लिए कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने के लिए, इनकी क्रियाकलाप को अवरुद्ध करने के लिए इस तरह की सेंट्रल की एजेंसी का काम कर रहे हैं या खुद परेशान करने का काम कर रहे हैं। ये सारी दोहरी नीतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के हित में काम करना चाहिए, ना कि लाग लपेट करके लोगों की सहानुभूति लेने का प्रयास करना चाहिए। वैसे इन सारी चीजों में भारतीय जनता पार्टी कतई सफल नहीं होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ये बारीकी से समझ चुकी है पिछले 15 सालों में। बिल्कुल। चलिए बीजेपी की रुख कर लेते हैं। कांग्रेस की बातों से तो साफ है कि वो एक लाइन लेके चल रही है, लेकिन उस लाइन लेंथ को बिगाड़ने के लिए अलग अलग एजेंसियों का प्रयोग हो रहा है। और इस तरीके के आरोपों का क्या जवाब है टिकरिया जी? ये बड़ी बात है और सदन में भी ये बात उठकर सामने आई है, विधायकों ने भी रखी और अभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भी रख रहे हैं। जय जवाहर। जैसे कि आपने कहा कि विधानसभा जो होता है वो महत्वपूर्ण विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा के नाम से वहाँ पे होना चाहिए, मगर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों पर और जो नक्सली हमला है, चाहे टारगेट किलिंग है, इन विषयों पर चर्चा ना करके सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों पर जो आरोप लगा रही है वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रही है। आप देख सकते हैं जैसे ईडी के मामलों में लगातार जो इनके द्वारा प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ईडी वो स्वतंत्र एजेंसी है जिसका गठन कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार में हुआ था। आज उनको उसी पर विश्वास नहीं है और कहीं ना कहीं जब मैं आपको बार बार 1-2 बार आपके चैनल के माध्यम से ये विषय रखा था कि आखिर जो छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 18 सालों में, चाहे जोगी जी की 3 साल की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जोगी जी ने 8,000 करोड़ का कर्ज लिया था, भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में 33,000 करोड़ का कर्ज लिया, मगर ये सरकार महज 4 सालों में 60,000 करोड़ की कर्ज ले चुकी है और किसानों को जो अंतर की राशि है महज 15 से 20,000 करोड़ रुपए जारी किया है। ये सरकार कहीं भी आत्मानंद स्कूल के नाम से पुराने स्कूलों में वो स्कूल को संचालित कर रही है, मगर एक स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई है, विकास का कार्य कहीं पे नहीं हुआ है, पुल पुलिया नहीं बने हैं। आखिर ये 40,000 करोड़ रुपए का हिसाब
है कहाँ। कहीं ना कहीं ये हिसाबों को ईडी ये छापों के माध्यम से निकाल रही है और जो अमाउंट सामने आ रहे हैं हजारों करोड़ रुपए, उसका हिसाब ये देने में असक्षम है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों को दिग्भ्रमित करने के लिए सदन में भी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। यही मामला है। बिल्कुल। तो अब ये बात तो साफ है कि दोनों पक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि क्या किसी पे दबाव बनाया जा रहा है या फिर ये जो काम है वो एक तरीके से रूटीन की कार्रवाई है। मनीष जी की ओर चलते हैं। मनीष जी, क्या माना जाए, केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर चुनाव को प्रभावित करने का जो आरोप है इसमें कितना दम है और ये इफेक्ट कितना करेगा? इफेक्ट करेगा क्या? इस तरीके के आरोप स्टैंड होंगे क्या? देखिए, जब भी कोई भी पार्टी के सत्ता में रहती है, चाहे वो केंद्र की सत्ता में रहे चाहे वो राज्य की सत्ता में रहे, लगातार इस प्रकार एजेंसियों का उपयोग वो करते रहते हैं और एजेंसियों का उपयोग करके कई सारी चीजों को निकालने का प्रयास करते हैं, विपक्षी दल पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। ये होता रहा, चाहे कोई भी रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस है। कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ ये नहीं कहा जा सकता, उसमें भी आईटी की रेड्स पड़ती थी और नेताओं पर भी पड़ती थी और इस प्रकार के मामले निकल करके आते थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है मोहन जी कि जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो इन कार्रवाइयों को हमेशा पब्लिक डोमेन में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए कि ये कार्रवाई हुई है तो इस कार्रवाई में क्या हुआ है, क्या कितना निकल करके आया, कहां से वो पैसा आया, किस माध्यम से आया, किस जगह गया और किससे लिया गया। इन चीजों को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए ताकि ये जो कार्रवाई हो रही है, जो एजेंसियां हैं, इनको जब राजनीतिकरण करने का जो आरोप लगातार लगते रहता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी लगाए चाहे कांग्रेस लगाए, दोनों ही दल इस प्रकार का आरोप लगाते हैं। जब इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो इन आरोपों से बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो भी कार्रवाई आप कर रहे हैं उस कार्रवाई को जनता के सामने लेकर के आइए और जनता के सामने ला करके दूध का दूध और पानी का पानी करिए। देखिए कि ये व्यक्ति इतना भ्रष्टाचार में लिप्त था, इस माध्यम से इसने इतना पैसा लिया और इतना पैसा इसके पास से बरामद हुआ। जैसे अभी देखेंगे हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पुत्र के यहाँ जो करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, तो ये सामने दिख रहा है कि इतना पैसा उसके पास है, तो कहां से आया इतना पैसा, ये सवाल उठता है। तो इसी प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई होने के बाद वो चीजें पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि इतना पैसा आया है, कहां से आया और कैसे आया, किस माध्यम से आया, कैसे खर्चा किया गया, सारी चीजें आनी चाहिए। और इसके साथ साथ जहां तक बात है कि इन एजेंसियों के राजनीतिक उपयोग की, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जब भी कार्रवाई होती है तो राजनीतिक दल जो है ऐसा ही आरोप लगाते हैं, चाहे सत्ता में कोई भी रहे उसके ऊपर ये आरोप लगते हैं, चाहे प्रदेश में सरकार हो तो पुलिस पर आरोप लगते हैं, प्रदेश में सरकार हो तो आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो पर आरोप लगते हैं। तो इस प्रकार की कार्रवाई जब होती है तो राजनीतिक व्यक्ति, देखिए जो भी व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से जुड़ा होता है, चाहे वो जुड़ा हो, उसके परिवार का कोई सदस्य जुड़ा हो, वो राजनीतिक दल से जुड़ते हैं और राजनीतिक दल से जुड़े होने का सीधा फायदा उठाने का वो प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार की जो कार्रवाई होती है उसमें इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कार्रवाई करें तो इन कार्रवाइयों का जो ब्यौरा है वो जल्द से जल्द हम पब्लिक डोमेन में लेकर के आएं और इन चीजों को बताएं कि क्या हुआ, किस लिए हुआ और किसने किया, क्यों किया गया। ये चीजें होने से एजेंसियों की जो निष्पक्षता है वो जनता के सामने आएगी और जनता को इस बात को समझने में आसानी होगी कि वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। और महत्वपूर्ण चीज है कि राजनीति में या जनता जब मतदान करने जाती है तो मुझे लगता है कि देश की जनता है बहुत बड़े दिल के साथ में काम कर रही है। यदि कार्य हो रहा है, विकास के काम हो रहे हैं और जनता की जेब में पैसा जा रहा है तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के आता। मुझे ऐसा नहीं लगता, चाहे प्रादेशिक परिदृश्य में देखें चाहे राजनीतिक परिदृश्य में देखें। लेकिन हम ये जानना चाह रहे सदन में इस तरीके की चर्चा की क्या जरूरत है? मुद्दे क्या कम पड़ गए हैं? इन मुद्दों की चर्चा की जरूरत आखिर आ रही है? तो पहले भगत जी से ले लेते हैं। भगत जी, आप लोग के पास मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन आप लोग ये केंद्रीय एजेंसियों के मुद्दों को लेकर एक तरीके से उसी लाइन पे जा रहे हैं जो कि चर्चा में बीजेपी या केंद्रीय एजेंसियां या कहे केंद्र सरकार लाना चाहती है। सदन में इस तरीके के मुद्दे क्यों उठ रहे हैं जो कि आउट ऑफ वे है, आउट ऑफ सिलेबस है? भगत जी, आवाज आ रही है? मैं नहीं पा रहा हूं जी। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपका संपर्क हो। राहुल जी की ओर चलते हैं। राहुल जी, इस तरीके के मुद्दों की एंट्री ये बताती है कि कहीं ना कहीं एक दबाव की जो राजनीति है उस ओर अब ये मुद्दों की लड़ाई जारी है। देखिए, कांग्रेस की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं चर्चा से भाग रही है। अभी ये जो बजट का सत्र चल रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार का अंतिम बजट सत्र है। ये बजट सत्र शुरू से विवादित रहा कि समय को लेकर, जिस प्रकार से छोटे समय को लेकर ये बजट सत्र संचालित है, इसके लिए प्रश्न चिन्ह पहले भी खड़े किए गए और तो और विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कहा कि अंतिम बजट सत्र के हिसाब से ये सत्र छोटा है। और चर्चा से जिस प्रकार से ये भाग रहे हैं, आवाज आ रही है जी? आपको स्पष्ट बता देता हूं कि जैसे कि बढ़ते नक्सली हमले को लेकर जब चर्चा सदन में की गई उसे स्थगित किया गया, बल्कि जब भगत जी, आवाज आ रही है?
प्रवक्ता जी जी, झीरम जी, घाटी आवाज के आ बारे रही। में बात कर रहे थे जी। तो झीरम घाटी के विषय में जब विपक्ष में थे भूपेश जी तब जगह जगह मंचों से कहते थे कि झीरम का सच मेरे जेब में है। जी। आखिर ये जेब से ये भूत निकलेगा कब, ये सच निकलेगा कब और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस को ये न्याय मिलेगा कब, ये प्रश्न चिन्ह स्वयं मुख्यमंत्री जी के ऊपर आके बैठता है। और सदन में जिस प्रकार से बेरोजगारी दर को, मतलब 100 के पीछे एक व्यक्ति भी बेरोजगार नहीं है, इस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं और अचानक 26 तारीख को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की जाती है। तो आखिर ये दो प्रकार की बातें समझ में नहीं आती। आखिर ये मुद्दे किस प्रकार से बेरोजगारी दर बढ़ जाती है, ये प्रश्न चिन्ह अपने आप में खड़ा होता है। भगत जी आवाज मिल पा रही है मेरी? आपकी आवाज मिल पा रही है जी। मैं ये जानना चाह रहा था और विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है कि आप लोग मूल मुद्दों पर चर्चा के बजाय केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप प्रत्यारोप में जुट जाते हैं और सदन की चर्चा मूल मुद्दों से हटकर केंद्र पर केंद्रित हो जाती है, जिसकी फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। सदन में सदन के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है? कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को एक बात कह देना चाहता हूं, यदि व्यवधान पैदा करने का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक जी लोग कर रहे हैं। उनको तो ऐसे मुद्दे चाहिए जिनको आने वाले चुनाव में लोग ले जाएं। उनको विकास से कोई मतलब नहीं। महंगाई में 50 रुपया रसोई गैस में बढ़ा और 350 रुपया प्रोफेशनल गैस में बढ़ा, उन सबसे इन लोग को कोई मतलब नहीं है। इनको चाहिए कि धर्मांतरण कैसा हुआ, उनका फलाने जगह क्या हुआ, कौन जगह लूट हो रही है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं ये लोग। कर्नाटका में इन्हीं के विधायक के पुत्र 6,000 करोड़ रुपए 600 करोड़ रुपया 6 करोड़ रुपए रखा, घर पे अलग मिला 2 करोड़ रुपया। क्या इन सब के विषय में चर्चा ये लोग नहीं करना चाहते? करना है। अगर एजेंसी की बात करते हो, अगर आप एजेंसी की बात करते हो केंद्रीय एजेंसियों की, तो आप ये बात भी कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता पाक साफ है। एक नेता यदि ये कोई विकास की बात करते हैं, जैसे बोलते हैं कि राज्यपाल के विषय में जैसे बोले इनने, संवैधानिक पद है उनका सम्मान करो, तो यदि राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था तो सम्मान करने के बजाय इनने हुटिंग किया, 4 तरह की बातें बोली, अपमानजनक बातें बोली। ये सब कहने का अधिकार किसने दिया? यदि आप उस बात को कहते हो, अगर वाहवाही लेते हो, ताली के हकदार हो तो गाली के भी हकदार हो। आप एक तरफा चलने का प्रयास मत करिए। यदि राज्यपाल जी ने, महामहिम राज्यपाल जी ने छत्तीसगढ़ के विकास की प्रतिबिंब जो भूपेश बघेल जी के सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, उसका जो फीचर बनाया गया है, उसको सुनने की भी ताकत रखिए। झलियामारी टाइप के बलात्कार की कांड को मत सुनिए, नारायणपुर के धर्मांतरण की बात को मत सुनिए, चर्चेस की ही बात मत सुनिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता के विकास की भी बात सुनिए, तरक्की की भी बात सुनिए। कौन सा कहाँ क्या होता है, जो जंगल के अंदर वनोपज पैदा करने वाले उनके प्रोडक्ट की खरीद का भी नक्सली हमले पर चर्चा क्यों नहीं होता? बढ़ते नक्सली मामलों पर चर्चा क्यों नहीं होता? धर्मांतरण के विषय पर चर्चा क्यों नहीं होता? मंडल के अंदर इस बात को भी बताइए। बेरोजगारों की फीस जो एग्जाम के लिए लिए जाते थे उसको माफ कर दिया श्री भूपेश बघेल जी, उसको भी सुनने का हिम्मत करिए। कोरबा, महासमुंद और कांकेर में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, उसको भी सुनने का हिम्मत नहीं रख रहे हैं आप। इस बात को भी बताइए। और केवल आपके अंदर विक्षोभ पैदा करने की स्थिति, संप्रदायों में बांटने की स्थिति, सामंतवादी सांप्रदायिक ताकतों की जमात है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, कांग्रेस की सरकार अपने मुद्दों से भाग रही है। उसका एक ही कारण है, इन्होंने 36 घोषणा किया हुआ था। आज घोषणाओं में महज एक आधे अधूरे इन्होंने पूर्ण किए हैं। सारे के सारे कर्मचारी आज सड़क पर हैं और तो और शराबबंदी के नाम पर इन्होंने पूरे प्रदेश की महिलाओं को छला है और गांव-गांव शराब बेचे जा रहे हैं, गली-गली शराब बिक रहे हैं। हमने देखा है। सरकार में और ये जो फल फूल रहे हैं हो रही है हर जिले के सत्ता का अंदर, कारोबार। अभी प्रदेश के अंदर भी ये जो बैठ के नहीं, भगत जी हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करते, केंद्रीय एजेंसियों पर आप लोग चले गए, अलग लाइन लेके चले गए, इसकी क्या वजह है? केंद्रीय एजेंसी वाले मुद्दे पर जाने के बजाय आप लोग के पास ये जो मुद्दे आपने गिनाए वो तो काफी थे। सही होते तो मुद्दे गिनाते। इन्होंने अपना घोषणा पत्र ही पूर्ण नहीं किया तो मुद्दे कहां से गिनाएंगे? और तो और ये बेरोजगारी दर यहाँ पे घोषित करते हैं, ये नहीं बताते कि हमने प्रति व्यक्ति कर्ज कितना बढ़ा दिया। क्या उसको बताया इन्होंने कि 36? भगत जी मेरी आवाज मिल पा रही है? भगत जी
हाँ मिल रही है, आपकी जी, आवाज मिल रही मैं है। ये जानना चाह रहा था कि भाई ये आप लोग मुद्दे गिना रहे हैं, लेकिन आप लोग इन सबको छोड़कर केंद्रीय एजेंसी वाले मुद्दे पे चर्चा के लिए आते हैं, जिसमें अभी काफी हद तक चीजें सामने नहीं आई हैं, अभी तो प्रारंभिक जांचें हैं। उस मुद्दे पे बार बार आप लोग क्यों जाते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, अमित शाह के दो भाई ईडी और सीबीआई ये नान घोटाले के किंग डॉक्टर रमन सिंह की जांच नहीं करेंगे। आपको 4.5 साल हो गया, आप क्या कर ये रहे लोग हैं? किसी भी ऐसी एजेंसी का ये स्काई वॉक की जांच नहीं करेंगे। ये कांग्रेस के जो लीडर हैं उनके घर में छापा डालेंगे। प्रवक्ता जी, सरकार क्या आपकी है, आप क्या कर स्काई रहे वॉक हैं? का सरकार कोई जाने वाली घोटाला है। नहीं हुआ, 36,000 करोड़ रुपए का नान घोटाला हुआ, उस पे ये लोग क्यों नहीं जाते? बल्कि सरकार इनके आपकी नेता है। श्री धर्मलाल कौशिक जी हाईकोर्ट जाके उस पे स्टे ले आते हैं। उनपे भी कुछ बोलिए। आज सरकार ये आपकी सारी है, चीजें आपने केवल क्या कांग्रेस जनता के के लिए बनी सामने है? केवल मुद्दे भारतीय क्यों नहीं जनता पार्टी की प्रस्तुत वॉशिंग किए? मशीन में घुसने वाले येदियुरप्पा जो कर्नाटक के सीएम थे, वो आपकी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में घुस गए तो क्लीन हो गए। तो ये सारी चीजें बंद करिए। और अगर आप कहते हैं कि अगर साफ गोई से राजनीतिक तौर पे आपको सामने आना है तो साफ गोई से आइए। जो करप्शन में लिप्त है उनको सजा दीजिए। हम तो खुद कहते हैं सजा दीजिए। प्रवक्ता जी, 4.5 साल में आप तो सजा दे दीजिए, हम तो विपक्ष में हैं। अगर कहीं पे गलत है तो मुद्दे सामने लाइए, सीनियर नेता आप उस पर चर्चा कीजिए सदन में। करता है, ट्रैक्टर सप्लाई करता है, मुद्दे भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सदन में इसी विषय पे चर्चा कीजिए अगर हम गलत हैं तो। चलिए, इस मसले पर सदन के तो अंदर- काफी बातें आ चुकी है। अब हम मनीष वोरा जी की ओर रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि सदन में ऐसे मुद्दे जो कि जेन्युइन हैं, जो कि सरकार से जुड़े हुए हैं, उन पे चर्चा नहीं होती, ये इधर उधर की बातें हो जाती है। इससे कितना नुकसान भी जनता का होता है, और ये ऐसी चर्चा का लाभ क्या है, क्या निकल के आता है ऐसी चर्चाओं से? देखिए मोहन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जो कही कि इसमें जनता का सबसे बड़ा नुकसान होता है। सबसे बड़ा नुकसान जनता का ही होता है, क्योंकि वास्तविक जो उनकी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं पर चर्चा न होकर के, प्रदेश के विकास पर चर्चा न होकर के राजनीतिक विषयों पर चर्चा होती है। और उसमें भी देखिए, जो सदन का मुख्य कार्य है उस कार्य को, ये बजट सत्र है, बजट सत्र में बजट पर चर्चा होनी चाहिए थी, अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी चाहिए थी, विधायकों के क्षेत्रों पर होने वाले विकास कार्यों को लेकर उनकी मांगों पर चर्चा होनी चाहिए थी। इन सारी चीजों को छोड़ करके चर्चा अन्य विषयों पर हो रही है। और देखिए, इसमें दोनों ही पक्षों की भूमिका संदिग्ध है। यहां पर सत्ता पक्ष की भूमिका भी और यहां पर विपक्ष की भूमिका भी। अभी विपक्ष को यदि चर्चा करनी है, अपनी मांगों को मनवाना है, तो सार्थक रूप से उन विषयों पर चर्चा के लिए वो सत्ता पक्ष को बाध्य करे। देखिए, महत्वपूर्ण चीज यह है कि विपक्ष संख्या बल में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कम है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत प्रभावशाली विपक्ष है। जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो सारे विधायक इतने सक्षम है कि वो सत्ता पक्ष को बाध्य कर सकते हैं अपने विषयों पर चर्चा करने के लिए। इतने सक्षम विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष जो है अपनी भूमिका को छोड़ करके लगातार सदन में स्थगन ला करके, और विपक्ष को ये प्रयास करता है कि हम सत्ता पक्ष को उसका कार्य करने का अवसर दें और लगातार सदन से वॉकआउट करके जाएं। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जनता की समस्याओं पर विपक्ष भी चर्चा नहीं चाहता और सत्ता पक्ष तो बिल्कुल नहीं चाहता कि इस प्रकार की कोई चर्चा हो जिससे वो कहीं कटघरे में आकर के खड़े हो। तो दोनों की मिलीजुली कुश्ती सदन के अंदर में चलती है। दोनों ये प्रयास करते हैं कि बजट है तो अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो जाता है, बजट ध्वनिमत से पारित हो जाता है, विपक्ष जो है वो वॉकआउट करके बाहर चले जाता है या तो बीच में चले जाता है, वहां से वो स्वतः जो है वो उस दिन के लिए बर्खास्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं निश्चित रूप से ये चिंतनीय है। लाखों करोड़ों रुपए प्रतिदिन सदन की कार्रवाई में जनता की गाड़ी पसीने की कमाई खर्च होती है, उसके साथ में ऐसा मजाक किया जाना कतई जायज नहीं है। और ये ऐसा स्थान है जहां से निकल करके जब वैचारिक मंथन होता है, उस वैचारिक मंथन से निकल करके अमृत आना चाहिए जो जनता के जीवन को, स्तर को सुधारने का प्रयास करे। आंकड़ों की बाजीगरी करके आप आर्थिक सर्वेक्षण पेश करके ये जरूर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ अच्छा है तो एक वैकेंसी निकलती है, उसमें लाखों आवेदन कैसे आ जाते हैं। सड़कों पर इतनी आपराधिक घटनाएं क्यों हो रही है, चलते हुए हमारी माताओं बहनों के साथ में चैन स्नैचिंग, उसके मोबाइल छीनने की, इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है, लगातार एक दिन में 3-3 आत्महत्या की घटनाएं क्यों हो रही है। इन बातों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो इन बातों पर विचार करने की आवश्यकता है कि करके जवाब ले लेते हैं। पहले भगत जी, ये चर्चा नहीं होती, हंगामा होता है, चर्चा से दोनों पक्ष भागते हैं, ऐसी बातें भी आती है और इसी बात से लोग भी नाराजगी व्यक्त करते हैं कि चर्चा करने के बजाय हंगामा ज्यादा होता है सदन में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उंगली कटा के शहीदों में अपना नाम लिखवाना चाहती है और जनता के
अंदर ये बात फैलाना चाहती कि हम आपके पक्के हिमायती हैं, लेकिन कांग्रेस हमको काम करने देना नहीं चाहती है। उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं जिसको चुनाव में ले जाएं, और इसको एक सार्थक बहस की जगह वो एक सियासती चश्मे से देख रहे हैं, जिसका वो लोग उपयोग आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव के अंदर करना चाहते हैं। उनका मूल मकसद यही है, जबकि कांग्रेस ये चाहती है कि विपक्ष का सम्मान करते हुए विपक्षी क्रिएटिव बात करे, रचनात्मक बात करे और आगे उनकी सोच को भी आगे बढ़ाए, छत्तीसगढ़ के विकास को आगे बढ़ाए, छत्तीसगढ़ के लिए रचनात्मक अच्छे कार्य कर सकें। ये हमारे कांग्रेस का बाबा साहब अंबेडकर की नीतियों के अनुसार काम करना चाहती है कांग्रेस, और सबका सम्मान करते हुए छत्तीसगढ़ को विकास की ओर लेना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी इस बात में तो सोचेगी नहीं कि महंगाई कितनी बढ़ी, कौन से जनता के लिए कौन सी जरूरत है इस क्षेत्र चलिए की जवाब जनता लेते के हैं, समय की कमी है। राहुल जी, आप लोग भी केंद्रीय मुद्दों की जब बात आती है उसमें आप लोग चुप्पी साध जाते हैं, इधर छत्तीसगढ़ के मुद्दों में कांग्रेस की वही स्थिति है, तो आप लोग भी यही रणनीति अपनाते हैं जो यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपना रही है? देखिए, कहीं ना कहीं मैं बार बार कहता हूं कि जिस प्रकार से सदन के सत्र को छोटा किया गया है और जो चर्चाएं हैं वो दिग्भ्रमित करने वाली चर्चाएं वहां पे कांग्रेस कर रही है। क्या कांग्रेस जब बेरोजगारी दर को यहाँ पे 0.8%, महज एक, मतलब 100 में एक व्यक्ति भी बेरोजगार नहीं है यहाँ पे, इस प्रकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो प्रति व्यक्ति कर्ज कहीं ना कहीं उसको भी रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए। ये फर्जी आंकड़ा प्रस्तुत करना बंद करे, बल्कि अपने जो घोषणाएं थी, चाहे क्योंकि ये अंतिम सत्र है, शराबबंदी हो, चाहे चीट फंड का मामला हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मामला हो, चाहे मितानी बहनों का मामला हो, चाहे सफाई कर्मी का मामला हो, चाहे रसोइयों का मामला हो, ऐसे लाखों कर्मचारी फंसे हुए जिनको इन्होंने घोषणा करके वादा खिलाफी किया है और आज सारे के सारे सड़कों पर है। क्या इस विषय पे वो चर्चा करते हैं? वहां पे चर्चा करने की बात आती है तो सदन को स्थगित किया जाता है। ये कहीं ना कहीं मुद्दों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की बातें उठाई जा रही हैं। बिल्कुल, तो मुद्दों को दिग्भ्रमित ना किया जाए ये हम भी चाहते हैं। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए इस चर्चा को हम यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि विधानसभा जो कि सबसे बड़ी पंचायत है उसमें ऐसे मुद्दे उठें जिससे जनता का भला हो, ना कि व्यक्तिगत, और ऐसे मामले जिन पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है उस पर समय जाया किया जाए। तो अभी काफी दिन है बजट सत्र में और कई दिन आएंगे जब चर्चा होती रहेगी, तो हम और मुद्दों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए TV 24।